नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रेनू। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है। कोविड-19 से बिगड़े हालातों को लेकर कोई बड़ा टैक्स नहीं लगाएगी सरकार। कोरोना सेस लगाने का कोई इरादा नहीं। आगामी विधानसभा सत्र में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर केंद्रित होगा सप्लीमेंट्री बजट। प्रदेश के आर्थिक हालातों में हो रहा है सुधार। बार बार कर्ज लेने पर कहा, विकास कार्यों के लिए लिया जाता है कर्ज। कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बिगड़े हालातों के लेकर कोई बड़ा टैक्स नहीं लगाएगी अब सरकार। कोरोना सेस लगाने का कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं है। आगामी विधानसभा सत्र में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जल्द ही विधानसभा सत्र की कार्यवाही भी होने वाली है और इसमें सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाना है। और इस बार कोई भी एक्स्ट्रा जो सेस होगा, कोरोना सेस लगाने का कोई इरादा नहीं है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। बजट लाएगी और ये बताएगी कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का क्या रोड मैप है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर बात की जा रही है, क्या रोड मैप है और क्या जो आगामी सत्र होगा उसमें कुछ इसको लेकर आप बजट में रखेंगे प्रावधान? आगामी बजट में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, उसी के अंदर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में आने वाले बजट में पूरा ध्यान रखा जाएगा और पूरा फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर ही रहेगा। उसका रोड मैप पिछले लंबे समय से अलग अलग कमेटियां बनी हैं और उसमें उनका पूरा रोड मैप तैयार होकर के फाइनल रोड मैप बन चुका है और उसी पर फोकस करके काम करेंगे। और बजट में भी मुझे लगता है कि पूरा ध्यान उसी पर दिया जाए। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो सर, कुछ हालात सुधरे हैं क्या? धीरे धीरे पटरी पर आ रही है सारी चीज़ें और मुझे लगता है कि कोरोना का जो महामारी है, कोरोना का जो संकट है विश्वव्यापी, उसमें भी मुझे लगता है थोड़ा फर्क पड़ रहा है, लेकिन सावधानी रखने की आवश्यकता है। सर, कोविड सेस लगाए जाने की भी बात कही जा रही है, क्या मध्य प्रदेश सरकार भी कुछ इस पर विचार कर रही है? अभी इस मामले में कोई विचार नहीं हुआ है, जब ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे। तो प्रदेश सरकार है जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस करेगी। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, वाकई में कहीं ना कहीं एक बहुत राहत वाली बात है प्रदेश की जनता के लिए भी, क्योंकि जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कोरोना सेस भी लगे, लेकिन इसका कोई इरादा फिलहाल सरकार का नहीं है। पूरी जानकारी अनुराग। बिल्कुल, देखिए, लगातार सरकार विकास कार्यों के लिए कर्ज लेने का काम कर रही है। 8 महीने में 8 से 10 बार सरकार कर्ज ले चुकी है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण जिस तरीके से प्रदेश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई है, उसके बाद इस तरह की चर्चाएं थी कि आगामी जो सप्लीमेंट्री बजट आएगा या फिर बजट आएगा उसमें सरकार कुछ नए टैक्स लगा सकती है। इस बात को लेकर भी सुझाव निकल कर आ रहा था कि कोरोना सेस भी लगाया जा सकता है, लेकिन आज प्रदेश के वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस तरीके के किसी टैक्स को लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। आर्थिक स्थितियों को सुधारने की दिशा में लगातार सरकार कदम उठा रही है और हालात धीरे धीरे सुधर भी रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर जो वेट लगाया गया था, उससे एक बड़ी आय राज्य सरकार को हो रही है। तो कुल मिलाकर सरकार की मंशा इस बात को लेकर है कि किस तरीके से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए और किस तरीके से बिना कोई टैक्स लगाए प्रदेश की आर्थिक हालत को भी सुधारा जाए। इसको लेकर सरकार अब फोकस करती हुई नजर आ रही है। 28 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उस दौरान सरकार अपना सप्लीमेंट्री बजट भी ला सकती है, जिसमें आने वाले दिनों को लेकर विकास कार्यों पर फोकस होगा, लेकिन किसी तरह का कोई नया टैक्स लगेगा, इस बात से वित्त मंत्री इंकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं एक प्रदेश की जनता के लिए राहत की भी बात है अनुराग। और जिस तरीके से विकास के कामों की बात कही जा रही थी, कर्ज की भी बात कही गई है, जैसा कि हमने सुना है बार बार कर्ज लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कर्ज को वापस चुकाना भी पड़ता है अनुराग।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बार बार सरकार कर्ज ले रही है, बीते 8 महीनों की बात करें तो 8 से 10 बार सरकार कर्ज ले चुकी है और 2.25 लाख करोड़ तक का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर हो चुका है। और इस बात को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन प्रदेश के वित्त मंत्री ने साफ किया है कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए कर्ज लिया जा रहा है और यदि विकास कार्य के लिए कर्ज लिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो दायरा है राज्य सरकार का कर्ज लेने का, उसी दायरे के अंदर कर्ज उठाने का काम किया जा रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से तर्क दे रही है कि विकास कार्यों के लिए कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ कर्ज मध्य प्रदेश पर बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति पर जिस तरीके से कर्ज बढ़ रहा है, उसको लेकर कांग्रेस जरूर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। जी बिल्कुल, अब कांग्रेस भी लगातार ये मुद्दे को उठाती आ रही थी कि कितनी बार कर्ज लिया है सरकार ने, ये देखना है। और जब सत्ता बदलती है तो ये आरोप हमेशा लगते आए हैं कि कर्ज में पिछली सरकार ने कर्ज में डूबी हुई सत्ता हमें हाथ में सौंपी और इसकी वजह से क्या काम किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी ज्यादातर अभी सत्ता में रही है, पहले भी, और यदि कुछ महीनों की बात छोड़ दी जाए तो अभी भी। तो इस दौरान ये बहुत अहम हो जाता है अनुराग कि इस कंडीशन में, चूंकि संकट की घड़ी है, कोरोना काल है, लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, रोजगार भी मुहैया कराना है, जो छोटी दुकानें लगती थी उनको भी रोड पर पटरी पर लाना है, जो जीवन है। तो इसके लिए पूरा रोड मैप किस तरीके का रहेगा? जैसे कि आपने जब बात की थी उनसे, तो किस तरीके की बातें निकल कर आई, कैसी पूरी तैयारी होगी ताकि प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, प्रदेश सरकार का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर है और इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर किस तरीके से वित्त विभाग अपना प्रोजेक्ट तैयार करता है, किस तरीके से प्रस्ताव तैयार होते हैं, विभागों के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं उनमें वित्त विभाग किस तरीके से मदद करेगा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर मंथन लगातार जारी है। बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राजस्व जुटाने वाले अफसरों के साथ चर्चा की थी और इस बात की जानकारी ली थी कि कौन कौन से विभागों में कितनी आमदनी हो रही है। तो सरकार को कोरोना संकट काल के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन हालातों को किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये एक बहुत गहन विषय है सरकार के सामने भी, और क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो और रोजगार कम से कम उनके पास रहे। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर जहां से हमने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं, सुशासन ही सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, राजधानी बने प्रदेश के लिए मॉडल और मेट्रो के काम की भी समीक्षा हो, सीएम का कहना है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई जरूरी होगी और प्रदेश से अपराधियों का भी खात्मा होगा। तमाम ऐसे ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, चाहे वो मेट्रो के चालन की बात की जाए, चाहे वो विकास की बात की जाए, इस पर समीक्षा बैठक की और इसके लिए उचित दिशा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए हैं। तो मेट्रो के काम में भी तेजी लाई जाए ताकि जो मेट्रो का जो सपना है प्रदेश का वो जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। हालांकि इसका जो एक ड्राफ्ट है, जो एक मैप था, वो पूरा तैयार किया जा चुका था, दिखाया भी जा चुका था प्रदेश की जनता को, लेकिन अभी भी ये काम अटका पड़ा हुआ है। अब चूंकि प्रदेश लगातार विकास के काम करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें मेट्रो एक बहुत बड़ी योजना है, सरकार की महती योजना है ऐसा कहा जा रहा है। और इन सब चीजों को लेकर आज समीक्षा बैठक हुई है जिसमें अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे अहम बात यह भी है कि जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं दबंगों के द्वारा, उनके जो अवैध अतिक्रमण है वो भी तोड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के पास रोजगार नहीं है उसे मुहैया कराने के लिए भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। खबर भोपाल से, जहां बीजेपी में बीडी शर्मा की टीम का ऐलान जल्द होगा। जहां प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान आया है, बीजेपी इकाई को लेकर मंथन हो चुका है पूरा, जल्द होगा कार्यकारिणी का ऐलान। गुंडों पर कार्रवाई को सही बताया उन्होंने और साथ ही कहा गुंडों और अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी। ये मुद्दा बहुत गहनता से इस वक्त प्रदेश सरकार उठा रही है, जहां पर जो अवैध कब्जे हैं, गुंडों ने जो कब्जे कर रखे हैं, उससे उन्हें छुड़ाया जाएगा। से लेकर के इस प्रकार के गुंडेजिम करने वाले जो लोग हैं उन पर सरकार ने जो कड़ा प्रहार किया है, उसका परिणाम यह कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों की जो कमर टूटी है और टूटेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक कदम, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती है। टीम भी जल्दी आ जाएगी। अभी जल्दी शब्द में जल्दी खत्म कर दूंगा, आप चिंता नहीं करिए, जल्दी आ जाएगी। तो वहीं भोपाल में न्यूज 18 से खास बातचीत करने
करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कोरोना गाइडलाइन की हर शंका का समाधान करने की कोशिश की और इसके साथ ही आम लोगों को वैक्सीन कब और कैसे मिलेगी इसका भी जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि शादी समारोह को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सीमित संख्या और कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क न लगाने वालों के लिए ओपन जेल बनाई गई है और ये लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर आखिरकार क्या गाइडलाइन है, शादियों को लेकर क्या प्रतिबंध है, क्या अनुमति है और मास्क लगाने को लेकर क्या प्रतिबंध है, क्या अनुमतियां हैं, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, बहुत सारे भ्रम लोगों के बीच में हैं, शादियों को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि अनुमति है या नहीं है, क्या वाकई में गाइडलाइन है और किस हद तक लोगों को अनुमति है शादियां करने की? देखिए, शादी तो हो रही हैं, शादियों पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि अधिक संख्या में लोग एकत्र ना हों, कम से कम लोग शादी विवाह में रहें, जिससे कि जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसको आगे कहीं ना फैल सके। ये सावधानियां हमें बरतना जरूरी होंगी और मास्क लगाकर हमेशा लोग रखें, इसमें कहीं लापरवाही ना बरतें। सारे जिला जो प्रबंधन समितियां हैं, आपदा प्रबंधन समिति, वो लोग भी हर जिले में मीटिंग ले रही हैं और मास्क लगाने के लिए भी, जनता को जागरूक करने के लिए भी ये काम कर रही हैं और शादी ब्याह में भी वहाँ के हिसाब से जिलों में वो निर्णय ले रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना एकत्र हों, उसमें कम से कम लोगों की संख्या में शादी ब्याह में रहें, जिससे कि हम, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ में आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते में केस बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बढ़े हैं, अभी पिछले 2-3 दिन से कंट्रोल में है जो पहले से थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हमें चिंता तो और रखना होगी, जागरूक भी जनता को करना होगा, सावधानियां भी बरतना होंगी, मास्क लगा के रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो यही मैं जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हर सावधानी बरतें। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही हमारे लिए वैक्सीन है। मास्क का हम पूरा उपयोग करके चलें और सब गाइडलाइंस जो बनाई गई उनका पालन करें। तो ये हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि शादी विवाह पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लोगों की संख्या सीमित हो, सीमित संख्या में ही जो शादी समारोह हैं वो किए जाएं और मास्क लगाने जैसी जो सावधानियां हैं उनको बरता जाए। जहां तक बात वैक्सीन के आने की है तो कई कंपनियां इस ओर काम कर रही हैं और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द वैक्सीन तैयार होगी और आम लोगों को जो वैक्सीन है वो पहुंचेगी और कोरोना से छुटकारा मिलेगा, लेकिन तब तक सावधानी ही बचाव है। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो स्पीकर पद को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। डिप्टी स्पीकर पद पर भी सियासत हो रही है, जहां सत्र से पहले बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि परंपरा के तहत कांग्रेस को पद मिले। डिप्टी स्पीकर पद पर कांग्रेस का दावा, कमलनाथ सीएम से चर्चा करेंगे। जी इसके लिए अधिकृत हैं और वो चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करेंगे। दोनों की चर्चा के बाद कोई पार्टी निर्णय लेगी, उस निर्णय से अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। परंपरा रही है और हमने परंपरा निभाने के पूर्व कहा भी था, माननीय शिवराज सिंह जी से मिले थे नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन आदरणीय गोपाल भार्गव से मुलाकात की थी कि भाई आप हमेशा जो परंपरा रही है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव बिना विरोध के हो। विधानसभा में उपाध्यक्ष पद को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार, जहां बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा की कायम परंपरा को कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस पर कसा तंज। 28 सीटों के उपचुनाव से पहले कांग्रेस का दावा था कि विधानसभा में अध्यक्ष हम ही बनाएंगे, लाल परेड पर झंडा हम ही फहराएंगे। उसका क्या हुआ? विधानसभा की परंपरा बदलने वाली कांग्रेस को अब दावा जताने का हक नहीं है।
गोविंद सिंह जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाहित की है, इसलिए कि 2008 से लेकर के 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी मध्य प्रदेश की विधानसभा की परंपरा के अंतर्गत आदरणीय हरबंश सिंह जी को और आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी को उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती स्पष्ट बहुमत था, उपाध्यक्ष में हमारा उम्मीदवार खड़ा कर देते थे, लेकिन परंपरा का निर्वहन तो हमने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो अल्पमत के बाद भी जोड़ तोड़ के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो पद है उस पद पर विधानसभा में अपना स्थान बना लिया था। और मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हुई है 28, 29, 30 में जब विधानसभा लगेगी दिसंबर में, तो गोविंद सिंह जी कह रहे हैं परंपरा की बात कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आदरणीय गोविंद सिंह जी को कि कमलनाथ जी ने तो बीच में कहा था कि 15 अगस्त का झंडा भी हम फहराएंगे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हमारा ही हो। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश सरकार की सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष नगद योजना, जहां अफसरों को 12,000 की खरीदी पर 4,000 की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर ही प्रदेश सरकार ने 6 लाख को योजना से लाभ देने की तैयारी की है और इसके तहत अधिकारी बाजार से 12,000 की सामग्री खरीदते हैं तो 4,000 का भुगतान राज्य सरकार करेगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह की छूट रहेगी और वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। योजना में रखी गई शर्त, जहां नगद पैकेज योजना में छूट की पात्रता 12% जीएसटी लगने वाली वस्तुओं की खरीदी पर ही मिलेगी और खरीदी गई वस्तु का डिजिटल पेमेंट होगा। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद अब होम आइसोलेशन वालों पर सख्ती होगी। होम आइसोलेशन से बाहर निकले तो 5,000 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। एसडीएम और तहसीलदार रखेंगे नजर। होम आइसोलेशन वालों के घर के बाद पोस्टर लगेंगे घर के बाहर, जहां कंटेनमेंट जोन में भी बैनर लगाए जाएंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा और यदि होम आइसोलेशन का व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो आपको तकरीबन 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। खबर भोपाल से है। इस साल नहीं खुलेंगे 1ली से 8वीं तक स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जहां पर बच्चों की स्वास्थ्य के लिहाज से 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पहले 30 नवंबर तक 9वीं तक कक्षाओं को बंद रखने के आदेश थे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आंशिक रूप से जारी रहेंगी। अभिभावकों की परमिशन के साथ ही स्कूल जा सकेंगे विद्यार्थी, यानी कि यदि जो अभिभावक हैं यदि वो परमिट करते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजना तो आप भेज सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन क्लास या फिर डिस्टेंस के माध्यम से जैसी पढ़ाई चल रही है वैसे ही जारी रख सकते हैं। 30 नवंबर तक पहले आदेश थे, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जहां स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किए हैं। तो वहीं इंदौर के बेटमा से बड़ी खबर है। टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी, सांसद और विधायक पर आरोप लगा। शंकर लालवानी और मनोज पटेल पर आरोप है, जहां टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने आरोप लगाया। टोल प्लाजा के जीएम से जोरदार विवाद हुआ। जीएम ने एनएचएआई के नियमों का हवाला दिया था। सांसद ने कहा फ्री में जाने दें सभी को, लेकिन जब उन्हें रोका गया, उन्हें जो टोकन होता है वो कटाने के लिए बात कही गई तो वो काफी भड़क गया और इस बीच दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया। हालांकि इसकी शिकायत भी की गई। टोल प्लाजा पर नेताओं की गुंडागर्दी का ये जो वीडियो है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और ये आपके सामने है। तो बीजेपी सांसद की गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए वो इसका कोई शुल्क नहीं देना चाह रहे थे और इसको लेकर काफी विवाद हो गया था। इंदौर के बेटमा का ये पूरा मामला है। टोल प्लाजा पर नेताओं की गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आया है। हर महीना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो शंकर लालवानी और मनोज पटेल पर आरोप है। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने आरोप लगाया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, कई तरीके की बातें कही गई और जोरदार ये विवाद हुआ था। इसका कर्मचारियों ने वीडियो भी बना लिया। यहां तक ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था। इंदौर के बेटमा का ये पूरा मामला सामने आया है।
तो देखिए, जीएम ने एनएचएआई के नियमों का हवाला दिया। सांसद ने कहा फ्री में जाने दें सभी को, लेकिन जो जीएम थे उन्होंने रोक दिया और यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि जो टोल शुल्क है इसे भुगतान करना ही होगा, उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। काफी विवाद हुआ। बीजेपी सांसद और विधायक पर आरोप लगाया है डराने का, धमकाने का। आगर मालवा के पिपलोन के काजी मोहल्ले में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब रिहायशी इलाके में एक पानी की टंकी टूटकर गिर गई। पानी की टंकी 30 से 40 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके गिरने से 2 युवक सहित 3 बच्चे घायल हो गए हैं। टंकी की चपेट में आने से कुछ वाहनों को भी नुकसान हुआ है। उड़कर गया। सीधी के जमोड़ी थाना क्षेत्र के न्यू बस स्टैंड के पास एक समारोह से बाइक की चोरी हो गई। बाइक चुरा रहे चोर की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बेखौफ चोर पहुंचता है और बाइक लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। भोपाल के जाने माने शैक्षणिक संस्थान मैनेट के छात्रों ने स्टार्टअप इंडिया के तहत जनरेटर तैयार किया है जो सियाचिन जैसी जगह में भी बिजली प्रोवाइड करेगा, बल्कि कम तापमान में भी बखूबी काम करेगा। तो मैनेट के जिन छात्रों ने ये जनरेटर बनाया था वो छात्र इस जनरेटर को साल 2021 में इसे सेना को सौंपने वाले हैं। ऐसा जनरेटर तैयार किया है जो कि सियाचिन में बिजली पैदा करने का काम करेगा और साथ ही माइनस टेम्परेचर में काम भी करेगा। और आर्मी के जो जवान हैं उनके लिए सर्दी में ये गर्माहट लाने के लिए भी इस तरह से तैयार किया गया। ये जनरेटर है जो कि करीब मैनेट के स्टूडेंट हैं अपनी टीम के साथ 4 से 5 सालों में तैयार किया गया है। स्टार्टअप इंडिया के तहत ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत स्टूडेंट ने काम किया है। इस वक्त हमारे साथ मैनेट के स्टूडेंट विजय और मोइज हैं, इन्हीं से जानेंगे। विजय, ये बताइए, ये जो जनरेटर है खास करके जो आप लोगों ने तैयार किया है, सियाचिन में आप काम करेगा आर्मी के बीच में, तो किस तरह से आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया? आइडिया कहां से आया इस प्रोजेक्ट को तैयार करने? सियाचिन आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो 2019 में एक एग्जीबिशन हुआ था। वहाँ पे जब हमको ये पता चला कि आर्मी को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं माइनस डिग्रीज में पावर जनरेट करने के लिए, देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस जनरेटर। ये जनरेटर हम लोग को लगभग 2 से 3 साल तक हम लोग ने इस पर अप्रोच किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी। नासा के काफ़ी पीपल। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में गांवों में जहां भूजल की कमी है, वाटर फॉर पीपुल इंडिया ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जो पानी की स्वच्छता सुनिश्चित करता है और साथ ही मिट्टी की नमी को भी बढ़ावा देता है। हमारा मिशन सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पीने के पानी और सुलभ स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा देने, जो कि मजबूत स्थानीय संस्थानों, सरकारी और निजी क्षेत्रों के प्रयासों से निरंतर रहे। पानी के लिए 6 राज्यों के 27 जिलों में हमने काम किया है और पानी और स्वच्छता पहल के माध्यम से 10 लाख से भी अधिक लोगों तक हम पहुंच गए हैं। मिशन पानी यह एक पायलट पहल है जो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित अचलपुर और चंदूर बाजार ब्लॉक के 20 गांवों में लागू की जा रही है। यह जिला भूजल पर बहुत अत्यधिक निर्भर है और इसमें कृत्रिम भूजल पुनर्भरण की सीमा है। हमारे द्वारा हैंडपंप रिपेयर के अलावा कुछ और गतिविधियां भी की गई हैं, जिनमें नाडेप गड्ढे की एक पहल है। गाय के गोबर के विशाल ढेर गांवों में और घरों के पास जमा होते हैं। चूंकि पीने के पानी के स्रोत के रूप में गांव पूरे साल भूजल पर निर्भर रहता है, यह स्रोत खासकर बारिश के मौसम में दूषित हो जाते हैं। तो इस प्रदूषण से बचने के लिए हमने नाडेप गड्ढों का बढ़ावा दिया गया है। ये गड्ढे खाद बनाते हैं जो खेत में इस्तेमाल होने पर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम जल का संरक्षण करें और सभी को इस संसाधन को बनाए रखने के लिए प्रणालियों को बनाए रखें और पानी के महत्व को महसूस करने वाले समुदायों को बनाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।